हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आज आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ इंडियन लीगल हिस्ट्री का। इंडियन लीगल हिस्ट्री की वैसे तो हम लोग 7 to 8 क्लासेस कवर कर चुके हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट। तो आप यहाँ सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि ऐसे कौन से हालात पैदा हुए या ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस थे जो लीड कर रहे थे कि पिट्स इंडिया एक्ट इनैक्ट किया जाए। वो सर्कमस्टांसेस सबसे पहले हम लोगों को डील करना है। क्या है वो सर्कमस्टांसेस, ये जब हम जानेंगे तो हमें पता लगेगा कि पिट्स इंडिया एक्ट को इनैक्ट क्यों किया गया था। देखो, इससे पहले हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ा था, राइट। सो रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर में बहुत सारी चीजें ऐसी रह गई थी जिसकी वजह से पिट्स इंडिया एक्ट को इनैक्ट किया गया। तो वहां से ही हमें कुछ सर्कमस्टांसेस या कुछ कमियां निकालनी है, अगर मैं बहुत साफ शब्दों में कहूं आपको तो यहां पर हमें ये देखना है कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस थे, which are the circumstances leads to circumstances leading to enactment of Pitt's India Act अब पिट्स इंडिया एक्ट को क्यों इनैक्ट किया गया, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये जब तक नहीं पता होगा तो हमें इस एक्ट का इंपॉर्टेंस नहीं पता लगेगा, है ना। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को इनैक्ट करने के सर्कमस्टांसेस के बारे में हम लोगों को जानना है। शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात कहूं तो यहां पर हमारे पास 6 सर्कमस्टांसेस हैं जब हमें ये आंसर प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम में। मैं ये जो क्लास ले रही हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ले रही हूँ और पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। चिंता मत करिए, कुछ रह नहीं जाएगा। आज आप लेक्चर लेंगे तो आपको पिट्स इंडिया एक्ट अच्छे से टिप्स पर होगा, ये मेरी एश्योरेंस है आप लोगों को, है ना। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में सबसे पहले हम लोग सर्कमस्टांसेस की बातें कर रहे हैं कि ऐसे सर्कमस्टांसेस जिस सर्कमस्टांस ने इसकी नीड महसूस करवाई कि इस एक्ट को इनैक्ट किया जाए। ये कुछ 6 सर्कमस्टांसेस हैं, राइट, 6 सर्कमस्टांसेस। यहां पर मैं आप लोगों के लिए एक चार्ट प्रिपेयर करूंगी। इस चार्ट को जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो यहां हम लोग 6 पॉइंट्स ले लेंगे, राइट। 1 2 3 4 5 6 मेरे पास 6 आ गए हैं पॉइंट्स। तो सबसे पहले मैं यहां लिख रही हूं सर्कमस्टांसेस। इस चार्ट को आप ऐसे ही प्रिपेयर करिएगा जैसा कि मैं प्रिपेयर कर रही हूं। अगर ऐसे करेंगे तो आप लोगों को इजी हो जाएगा, है ना। सर्कमस्टांसेस में मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए हैं। 6 पॉइंट्स में आपको की पॉइंट्स जो मैं बता रही हूं, कीवर्ड आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट कीवर्ड है डिफेक्ट। तो पहला जो कीवर्ड है वो आपको क्या पता होना चाहिए? डिफेक्ट। नाउ नेक्स्ट आपका क्या है? कंट्रोल, राइट। नेक्स्ट आपका है कंट्रोल। अब मैं थर्ड पॉइंट की अगर बात कहूं तो यहां पर थर्ड पॉइंट है फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इकोनॉमिक कॉजेस। देन फिफ्थ पॉइंट इज इकोनॉमिक कॉजेस के बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है वेल्थ। और नेक्स्ट हमारा है वेलफेयर। ठीक है, डन। वेलफेयर। ये 6 सर्कमस्टांसेस हैं। कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना एग्जाम में। लर्न तो बिल्कुल करना ही नहीं है, जैसे मैं बता रही हूं बस उस तरीके से चार्ट प्रिपेयर करिए। देखिए आपको साथ साथ कैसे नहीं लर्न होता। सर्कमस्टांसेस 6 सर्कमस्टांसेस लीड करते थे जिन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट को इनैक्ट करने की जरूरत महसूस करवाई। फर्स्ट था डिफेक्ट, सेकंड है कंट्रोल, थर्ड है फॉरेन पॉलिसी,
फोर्थ है इकोनॉमिक कॉजेस, फिफ्थ है वेल्थ और सिक्स्थ है वेलफेयर। अब जरा इनको डिटेलिंग में पढ़ते हैं। देखिए डिफेक्ट, डिफेक्ट की अगर मैं बात कहूं तो यहां पर डिफेक्ट किससे रिलेटेड है? देखो डिफेक्ट की बात अगर करें तो यहां डिफेक्ट किससे रिलेटेड है? मैं डिफरेंट पेन से यूज कर रही हूं, आप लोगों को थोड़ा सा इजी हो जाएगा। डिफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो डिफेक्ट कहां पर था? ऑब्वियसली इस एक्ट को इनैक्ट किया जा रहा है, तो इससे पहले जो एक्ट पास हुआ था उस एक्ट के अंदर में डिफेक्ट रह गए होंगे, राइट? और इससे पहले कौन सा एक्ट था जो क्लास में आप लोगों को ऑलरेडी दे चुकी हूं? दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट, राइट? दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट। तो आप यहां लिख लीजिए डिफेक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, साथ साथ में नोट करना है आप लोगों को, साथ साथ में डिफेक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। नाउ अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कंट्रोल। कंट्रोल में हम लोग क्या लिखेंगे? इनइफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर कंपनी। कंट्रोल में हम लोग क्या लिखेंगे? इनइफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर कंपनी। कंट्रोल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था कंपनी के ऊपर में वो इनइफेक्टिव था, राइट? सेकंड हमें ये सर्कमस्टांस नजर आया। थर्ड हमारा है फॉरेन पॉलिसी। किस तरीके की फॉरेन पॉलिसी थी? बहुत गलत फॉरेन पॉलिसी थी कंपनी की, तो आप लिख लीजिए रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी ऑफ कंपनी, रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी ऑफ कंपनी। कंपनी की गलत फॉरेन पॉलिसीज थी। इकोनॉमिक कॉजेज में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तब मैं इस बारे में बात करूंगी, हम लोग ज्यादा कुछ इसमें अभी लिखेंगे नहीं। वेल्थ में अगर मैं बात करूं तो वेल्थ के अंदर हमें क्या लिखना है? इल गॉटन वेल्थ, इल गॉटन वेल्थ ऑफ कंपनीज ऑफिसर्स। कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स थे उन सभी ने गलत तरीके से वेल्थ प्रिपेयर किया था, तो वो एक यहां पर हमें सर्कमस्टांस नजर आया कि पिट्स इंडिया एक्ट को इनैक्ट किया जाए। लास्ट हमारा क्या है? वेलफेयर ऑफ इंडिया। वेलफेयर ऑफ इंडिया हमें इसके अंदर में थोड़ा सा कम नजर आया था, तो दैट वाज द रीजन कि हमें पिट्स इंडिया एक्ट लाना पड़ा। मैं आप लोगों को एक बार फिर से थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूं, देख लीजिए। ये हैं आपके 6 पॉइंट्स, ठीक है? डिफेक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, इनइफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर कंपनी, थर्ड है रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी ऑफ कंपनी, फोर्थ है इकोनॉमिक कॉजेस, फिफ्थ है वेल्थ, इल गॉटन वेल्थ ऑफ कंपनीज ऑफिसर्स और वेलफेयर ऑफ इंडिया। ये 5 सर्कमस्टांसेस थे जो लीड कर रहे थे पिट्स इंडिया एक्ट को इनैक्ट होने के लिए। तो चलिए एक बार हम लोग इन पॉइंट्स को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि इन पॉइंट्स के ऊपर में हमें हमारे जो नोट्स हैं वो क्या बता रहे हैं। आइए जरा डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम बात करें तो वर्किंग ऑफ द एक्ट ब्रॉट इनटू लाइट द सीरियसनेस ऑफ डिफेक्ट because Warren Hosting, who had to work with his team of non-cooperative counselors, had a painful story to tell. He had adequate control neither on the council. देखो काउंसिल के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं था इसका, और सबॉर्डिनेट गवर्नमेंट जो बॉम्बे और मद्रास में थी उसके ऊपर में भी कोई खास कंट्रोल यहां पर नहीं था। बिकॉज ऑफ द वेग कैरेक्टर ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पर डिफेक्ट में क्या बताया? सुप्रीम कोर्ट का जो कैरेक्टर था वो वेग था, वो डेफिनाइट नहीं था, इनडेफिनाइट था, राइट? सो यहां पर आप लिख लीजिए, यहां पर आप लिख लीजिए यहां पर आप थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे। मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रही हूं इसको सो दैट कि आप लोगों को इजी हो जाए नोट करने के लिए। देखिए आइए,
रेगुलेटिंग एक्ट के डिफेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट के डिफेक्ट की हमने एक बात तो ये देखी कि वॉरेन हेस्टिंग का कोई खास कंट्रोल नहीं था काउंसिलर्स के ऊपर में, और जो सबॉर्डिनेट्स थे बॉम्बे और मद्रास, सबॉर्डिनेट गवर्नमेंट थी बॉम्बे और मद्रास की, उसके ऊपर भी कोई खास कंट्रोल नहीं था। और साथ ही साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो कैरेक्टर था वो बिल्कुल ही वेग था। तो आप यहां लिख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का कैरेक्टर वेग था, वेग था और इनडेफिनाइट प्रोविजंस थी, इनडेफिनाइट प्रोविजंस थे सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग बात करें तो British statesmen felt the need of another act to deal squarely with other defects of regulating act. That was the reason कि पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो थोड़ा सा जुरिस्डिक्शन है वो क्लैरिफाई हो जाए, वेग ना रहे और डेफिनाइट हो जाए, जुरिस्डिक्शन क्लियर हो जाए सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, और जो कंट्रोल है वो कंट्रोल थोड़ा सा और बढ़ जाए बॉम्बे और मद्रास के ऊपर में, तो पिट्स इंडिया एक्ट को इसीलिए लाया गया। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है इनइफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर कंपनी। देखो, Warren Hastings and sufferings of people under the corrupt administration of companies stirred the conscience of the British public. The situation required a definite state control over the company. With this end in the view, the House of Commons adopted a resolution in May 1782 for recalling Hastings and on by. The Court of Proprietors defined the resolution and retained both the person in their officers. The Parliament took a serious view of the defiant attitude of the company. तो यहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स का एक रेजोल्यूशन आया था 1782 में, उसको अडॉप्ट किया गया था कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो कंपनी के ऊपर में थोड़ा सा और आ जाए। तो आप यहां लिख लीजिए हाउस ऑफ कॉमन्स का रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था, रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन 1782। कब अडॉप्ट किया गया? 1782 में। ठीक है, 1782 में, राइट, 1782 में अडॉप्ट किया गया था। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी ऑफ कंपनी। Wrong foreign policy of company. British subject of the crown in India continued to disregard the provision of regulating act. They still entered into war and peace with the Indian powers, not on behalf of crown but in the name of company. तो कंपनी के नाम पर कहां पर एंटर किया जा रहा था? वॉर और पीस में, वॉर एंड पीस में एंटर किया जा रहा था। ठीक है, कंपनी के बिहाफ पर, ना कि क्राउन के बिहाफ पर। ठीक है, The presidencies led the company into expensive wars. और कंपनी प्रेसिडेंसीज क्या कर रहे थे? कंपनी को एक्सपेंसिव वॉर्स के अंदर में डाल रहे थे। जैसे रोहिल्ला वॉर था, एंग्लो वॉर था, राइट, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड 2 एंग्लो मैसूर वॉर्स। इन सब एक्सपेंसिव वॉर्स के अंदर में कंपनी को इन एक्सपेंसिव वॉर्स के अंदर में कंपनी को इन्वॉल्व करवाया जा रहा था। ठीक है, प्रेसिडेंसीज इनको इन्वॉल्व करवा रही थी। They waged the wars without the previous approval of British government. और यहाँ पर ये वॉर में जा भी रहे थे बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट की अप्रूवल के लिए, राइट, इसीलिए यहाँ पर लिखा है रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी ऑफ कंपनी। Hence it is decided to curb the company's irregularities by establishing effective control over Indian affairs. Now next हमारे पास है इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज में इंग्लिश ट्रेड इन इंडिया सफर्ड अ ग्रेट। अब देखो, वॉर और पीस में जाएंगे तो उसमें पैसा बहुत खर्च होगा, और पैसा बहुत खर्च होगा तो ऑब्वियसली यहां पर नुकसान ज्यादा होगा। तो इकोनॉमिक कॉजेज भी एक रीजन था, राइट। सो ड्यू टू मैल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी यहां पर नुकसान होना स्टार्ट हो गया। तो आप यहां लिख लीजिए मैल एडमिनिस्ट्रेशन। मैल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ company, right? America had already thrown off the British yoke and dealt thereby a severe blow to British trade. The loss of American colonies increased the commercial importance of India to Great Britain. India promised to provide a food market for the English goods, so the British statesmen began to realize the need of increasing more and more effective control over companies'
टेरिटरीज इन इंडिया। तो यहाँ पर इकोनॉमिक कॉजेस क्रिएट हो रहे थे क्योंकि कंपनी का मैल एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो मैल एडमिनिस्ट्रेशन था, इसीलिए इंग्लिश ट्रेड जो है वो सफर कर रहा था। इंग्लिश ट्रेड सफर्ड अलॉट, ट्रेड सफर्ड ड्यू टू मैल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। नाउ नेक्स्ट है वेल्थ, इल गॉटन वेल्थ ऑफ कंपनीज ऑफिसर्स। देखो रेगुलेटिंग एक्ट ने साफ साफ ये मना किया था कि कोई भी ऑफिसर जिसको अपॉइंट किया गया है वो कभी भी कोई प्रेजेंट्स और ब्राइब एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन था, फॉरबिडन था बिल्कुल ही, कि कोई भी ऑफिसर जिसको अपॉइंट किया गया है वो प्रेजेंट्स और ब्राइब्स नहीं ले सकता है नेटिव्स से, राइट। सो यहां पर इन्होंने क्या किया, प्रेजेंट्स और ब्राइब एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, प्रेजेंट्स एंड ब्राइब एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, और इसी से इन्होंने अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर लिया। ठीक है, इसी से इन्होंने क्या किया, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट है द वेलफेयर ऑफ इंडिया। वेलफेयर ऑफ इंडिया वाज लास्ट circumstance. The authors of the act were moved by humanitarian consideration. इन्होंने humanitarian consideration को ध्यान में रखा, also when they demanded parliamentary control over companies administration, क्योंकि parliamentary control कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन पर डिमांड किया गया था उस समय। They also realized that corrupt administration of company would make the English rule in India. और इन्होंने ये भी रियलाइज किया कि करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर रहेगा तो इंडिया के ऊपर में रूल करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, एंड इन इंटरेस्ट ऑफ देयर ट्रेड एंड कॉमर्स दे वर डिटरमाइंड टू परपेचुएट द ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। मिस्टर पिट एज सच wanted to introduce reforms in Indian administration so as to win the gratitude and loyalty of the natives. तो वेलफेयर ऑफ इंडिया के लिए इन्होंने क्या देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर अगर करप्ट रहेगा तो वो रूल कर लेगा इंडिया को। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट हो गया था और वो रूलिंग की तरफ बढ़ रहे थे। ठीक है, इसीलिए पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर कंपनी की डिमांड की गई थी कि कंपनी के ऊपर पार्लियामेंट्री कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये इस बात को समझ पा रहे थे ग्रेजुअली कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर करप्ट हो गया तो यहां पर रूलिंग इंडिया के ऊपर में होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 6 सर्कमस्टांसेस थे जो लीड कर रहे थे पिट्स इंडिया एक्ट से रिलेटेड। मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय दे रही हूं, जिसका भी रह गया है वो प्लीज इस स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का कोई भी पॉइंट रहना नहीं चाहिए है। ठीक है, ओके, सुनाओ। नेक्स्ट अब हम लोग बातें करते हैं, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और क्योंकि मैंने बहुत इजी तरीके से आप लोगों को समझाया है तो समझने के साथ साथ आप नोट भी कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट जरा हम लोग अपने कंटेंट को ऊपर भेज देते हैं, थोड़ी देर बाद इसको रिवीजन के टाइम पर लेकर के आएंगे जब क्लास का एंडिंग होगा, है ना, तब तक हम लोग इसको ऊपर रखते हैं। ओके, सो अब हम बात करें प्रोविजन रिलेटिंग टू पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब हम लोग किससे डील कर रहे हैं, प्रोविजन से डील कर रहे हैं। प्रोविजन से अगर हम लोग डील करें तो पहला जो प्रोविजन हमारे पास है, हमारे पास कुछ 12 प्रोविजंस हैं। मैं इन टोटल आपको बता दूं 12 प्रोविजंस हैं, जो भी जिस तरीके से याद रख सकता है उस तरीके से वो प्रिपेयर करे अपना। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए प्रोविजंस रिलेटिंग टू पिट्स इंडिया एक्ट, प्रोविजन रिलेटिंग टू पिट्स इंडिया एक्ट। प्रोविजन क्या है, टोटल 12 प्रोविजंस हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है। अब इसको लर्न कैसे करना है, 12 प्रोविजन है, याद रखना पॉइंट्स के साथ में मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं लर्न करवाऊंगी और आप लोग लर्न करेंगे, मैं इस बात की श्योरिटी आपको स्टार्टिंग में दे चुकी हूं, लेकिन शर्त यही है कि मेरे साथ साथ आप लोगों को चलना है। अगर मेरे साथ नहीं चले, दिमाग यहां वहां चला गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सारा कुछ, है ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपने पॉइंट्स को लिखना।
फर्स्ट पॉइंट देखो, 3 टाइम्स आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल लिखना है। 3 टाइम्स आपको क्या लिखना है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सेकंड भी मैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल लिखूंगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। BOC स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। फोर्थ टाइम मैं लिखूंगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, COD स्टैंड्स फॉर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जिन लोगों को याद नहीं रहता, शॉर्ट टर्म जो थोड़ा कम यूज करते हैं, वो लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं बार बार रिपीट कर रही हूं। BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल, COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, 4 टाइम्स आपको क्या लिखना है? ये बातें लिखनी है, BOC और COD। BOC 3 टाइम्स है, COD सिर्फ एक बार है। ठीक है, 5th आपको लिखना है एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिश लिख रही हूं मैं सिर्फ, 2 बार आपको एस्टैब्लिशमेंट लिखना है। ठीक है, 2 बार आपको क्या लिखना है? एस्टैब्लिशमेंट। लो जी, ये 2 बातें मैंने आप लोगों को 6 बातें मैंने आपको बता दी है, मतलब आधा प्रोविजन हमारा इसमें कवर हो गया है। ठीक है, आधा प्रोविजन हम लोगों का इसमें कवर हो गया है। अब इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, डिफरेंट पेन से मैं मार्क कर रही हूं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब हम लोग लिख रहे हैं, तो एक काम करते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के फर्दर जो हम लोग लिखने जा रहे हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सबसे पहली बात आ रही है सेटअप एंड कॉम्पोजिशन। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सेटअप और कंपोजिशन की बात हम लोग करेंगे इस पॉइंट में। ठीक है, सेकेंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर हम लोग क्या बात करेंगे? पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो इस पॉइंट में हम लोग क्या बात करेंगे? पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। थर्ड पॉइंट हमारे पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो है, इसमें हम लोग क्या बात करेंगे? प्रोसीजर। प्रोसीजर, प्रोसीजर, राइट। अब यहां पर हमारा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में हम लोग सिंपली क्या कर देंगे? पावर्स लिख देंगे, पावर्स। देखो, एक बार पावर हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सामने लिखा, एक बार पावर हमने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सामने लिखा। ठीक है, 4 पॉइंट देखो कितना आसानी से आपको लर्न हो गया है ना। अभी इसके अंदर का कंटेंट भी आपको बताऊंगी, जैसे अभी पीछे हमने कुछ की पॉइंट्स नोट किए थे एक्सटेंडेड फॉर्म में, वो भी हम लोग नोट करेंगे, है ना। अब बात करें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स। और सेकंड एस्टैब्लिशमेंट की अगर मैं बात करूं, तो गवर्नर्स काउंसिल इन बॉम्बे एंड मद्रास। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गवर्नर्स काउंसिल इन बॉम्बे एंड मद्रास। देखो कितना आसान है, कितना आसान है, कुछ याद ही नहीं करना है। बॉम्बे और मद्रास में गवर्नर्स काउंसिल स्टैब्लिश करना है। स्टैब्लिश करना है स्पेशल कोर्ट्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की पावर्स के बारे में बात करनी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रोसीजर के बारे में बात करनी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पावर के बारे में बात करनी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सेटअप और कंपोजिशन के बारे में बात करनी है। बस कितना तो सिंपल है। ये 6 पॉइंट्स हम लोगों ने यहां पर कर लिए हैं। अब मैं फर्दर इसको आगे लेकर के जा रही हूं। फर्दर जो हमारे और 6 पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं कॉन्टिन्यूएशन में चल रही हूँ, स्लाइड को मैं कॉन्टिन्यूएशन में ले रही हूँ, कुछ हटा नहीं रही हूँ। यहाँ पर एक बार मैं और आप लोगों के लिए नीचे कर दूं, क्या पता किसी का रह गया हो, थोड़ा स्लो लिखते हो मेरी तरह, तो मदद मिल जाएगी, है ना, भला हो जाएगा किसी का। नोट कर लीजिए, हाफ मिनट का समय है आप लोगों के पास। ओके, चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते हैं, क्लास बहुत लंबी हो जाती है अदरवाइज। ठीक है, चलो जी, अब बात करते हैं फर्दर डिस्कशन, रिमेनिंग 6 पॉइंट्स जो हमारे पास हैं। 7th पॉइंट, 7th पॉइंट कौन सा है? 7th पॉइंट है डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट इन इंग्लैंड। डबल गवर्नमेंट इन इंग्लैंड। ओहो, ये क्या हुआ, मैंने आपको पूरा पॉइंट ही लिखवा दिया। कोई बात नहीं, छोटा सा पॉइंट था, लिखवा दिया तो उसमें झगड़ा करने की कोई बात नहीं है ना। लिखवा दो तो लिखवा दिया, क्या हो गया, छोटा सा पॉइंट है ना। अभी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे अभी।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अपॉइंटमेंट लिख रही हूं, सिर्फ अभी अपॉइंटमेंट लिख रही हूं। नेक्स्ट में आप लोगों को लिख रही हूं रिडक्शन, ठीक है। अपॉइंटमेंट हम लोगों ने लिख लिया है, रिडक्शन लिख लिया है, देन नेक्स्ट हमें लिखना है फॉरबिडन, 10th पॉइंट हमारा है फॉरबिडन, ठीक है। 11th पॉइंट हमारा है अनडिजायरेबल कंट्रोल, यहां पर आपको लिखना है। अनडिजायरेबल कंट्रोल के बाद अगर हम बात करें तो फॉरबिडन का पॉइंट हमने जो लिखा है, इसमें अनडिजायरेबल कंट्रोल में एक हमने पॉइंट लिखा। अब बात करते हैं गवर्नर जनरल्स कंट्रोल, एक कंट्रोल तो हमारा ये हो गया है। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल में आप गवर्नर जनरल्स कंट्रोल लिख लीजिए। कंपनी वॉज फ्रीड फ्रॉम अनडिजायरेबल, ठीक है, अनडिजायरेबल। 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल 12 प्रोविजंस आप लोगों के हो गए हैं। अभी देखो वन बाय वन बात करते हैं। डबल गवर्नमेंट इन इंग्लैंड का पॉइंट आप लोग लिख चुके हैं। 8th पॉइंट जो हमारे पास है अपॉइंटमेंट में अगर मैं बात करूं तो अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी ऑफ सीक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन इन स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, रिडक्शन इन स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, forbidden, company was forbidden to enter into new conquest, ठीक है। कंपनी वॉज फॉरबिडन टू परस्यू न्यू कॉन्क्वेस्ट। एंड देन नेक्स्ट इज establishment of governor general's control over presidencies made real, governor general's control over presidencies made it real, ठीक है, made it real. Then the last point is the court of director was freed from undesirable control of court of proprietor. Court of director was freed from undesirable control. UC stands for undesirable control, ठीक है, अनडिजायरेबल कंट्रोल। इसको मैं ब्रैकेट में यूसी लिख रही हूं ताकि आप लोगों को क्लैरिफिकेशन हो जाए कि यूसी मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाज फ्रीड फ्रॉम अनडिजायरेबल कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, ये COP है, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। मैं यहां लिख रही हूं कि कंफ्यूजन आप लोगों को क्रिएट ना हो। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, ठीक है, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। और ये COD है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अब टोटल 12 पॉइंट्स आप लोगों के पास हो गए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि 12 पॉइंट्स आप लोगों के पास में आ जाएंगे। नाउ
स्टार्टिंग से एक बार देखते हैं, स्टार्टिंग से एंड तक। देखो फर्स्ट हमारे पास क्या था, फर्स्ट हमने डिसाइड किया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में हम लोग बात करेंगे। 3 बार हम लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल लिखेंगे, ठीक है, 3 times वी हैव टू राइट बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ऑल राइट, सो ये देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल सेटअप एंड कंपोजिशन हमें देखना है। सेकंड है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर्स हमें देखनी है। थर्ड है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रोसीजर हमें देखना है। फोर्थ है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की फोर्थ है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पावर हमें देखनी है, ठीक है। फिफ्थ हमारे पास है स्टैब्लिश करेंगे स्पेशल कोर्ट्स। सिक्स्थ है स्टैब्लिश करेंगे गवर्नर्स काउंसिल इन बॉम्बे एंड मद्रास। सेवंथ है डबल गवर्नमेंट थी इंग्लैंड में। एट्थ है अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी ऑफ सीक्रेसी, अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी ऑफ सीक्रेसी। नाइन्थ है रिडक्शन इन स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। और 10th हमारे पास है फॉरबिडन, कंपनी वॉज फॉरबिडन टू परस्यू न्यू कॉन्क्वेस्ट। एंड 11th हमारे पास है कंट्रोल, गवर्नर जनरल्स कंट्रोल ओवर प्रेसिडेंसीज मेड इट रियल। अनडिजायरेबल कंट्रोल में हमने क्या बात की, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वॉज फ्रीड फ्रॉम अनडिजायरेबल कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, ठीक है। अभी देखो टोटल 12 पॉइंट्स आप लोगों को मैंने एक स्क्रीन पर कर दिया है। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना है जूम करके नोट कर सकते हो। अगर आप लैपटॉप में वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट लेना थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर दिखता है। फोन में है तो साथ साथ नोट करते रहिए, अदरवाइज लैंडस्केप मोड में करेंगे फोन को तो वहां पर आप स्क्रीनशॉट इजीली ले सकते हैं, ठीक है। कुछ रह गया है तो नोट कर लीजिए, देन फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ओके तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्दर डिस्कशन। देखो एक्ट ने एम्पावर किया था क्राउन को। यहां पर मैं बात करूं सेटअप एंड कंपोजिशन की, सेटअप एंड कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो सेटअप एंड कंपोजिशन में एक्ट ने किसको एम्पावर किया, क्राउन को, कि वो सेटअप कर सकता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लीजिए एम्पावर किसको किया है, एम्पावर किया गया। मैं थोड़ा सा स्क्रीन एनलार्जन कर रही हूं आप लोगों के लिए, बाद में हम लोग एक ही स्क्रीन पर ले आएंगे। एक्ट ने एम्पावर किया है किसको, सिस्टम हैंग हो जाता है, ज्यादा इसके ऊपर लोड डालते हैं, जैसे हमारे माइंड पे लोड पड़ता है थोड़ा सा हम लोग भी परेशान हो जाते हैं, तो उसी तरीके से सिस्टम भी हैंग करता है। देखिए हम बातें कर रहे थे कि एक्ट ने एम्पावर किया क्राउन को। एक्ट ने किसको एम्पावर किया, एम्पावर क्राउन। एक्ट एम्पावर्ड क्राउन टू क्रिएट अ बोर्ड ऑफ 6 कमिश्नर्स। यहां पर कितने लोग होंगे, 6 कमिश्नर्स होंगे, 6 कमिश्नर्स, 6 कमिश्नर्स, ठीक है, 6 कमिश्नर्स होंगे। एक्ट एम्पावर्ड टू क्राउन टू अपॉइंट 6 कमिश्नर्स, ठीक है। बोर्ड क्रिएट करेंगे 6 कमिश्नर्स का फॉर द अफेयर्स ऑफ इंडिया। ऑल द 6 कमिश्नर वर टू बी ड्रॉन फ्रॉम प्रिवी काउंसिल। और ये कहां से आएंगे, ये 6 कमिश्नर पूरे के पूरे कहां से आएंगे, प्रिवी काउंसिल से, ठीक है। ये सभी कहां से आएंगे, प्रिवी काउंसिल से, प्रिवी काउंसिल से आएंगे। प्रिवी काउंसिल आपको याद होगा हमने किंग इन काउंसिल की बात की थी, है ना। द बोर्ड वॉज टू कंसिस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब इसके अंदर कौन होगा, इस बोर्ड के अंदर में कौन कौन होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, एक होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक होगा चांसलर, ठीक है। इसके अलावा 4 अदर ऑफिसर्स होंगे, 4 अदर ऑफिसर्स, क्लियर है। ये होगा कंपोजिशन और सेटअप। देखिए सेम आप नोट्स में पढ़ेंगे आपको सेम दिखाई देगा। 4 अदर मेंबर्स ऑफ प्रिवी काउंसिल, 4 अदर मेंबर्स ऑफ प्रिवी काउंसिल। इट वॉज टू बी द सुप्रीम गवर्निंग बॉडी विद कंपनीज डायरेक्टर, ठीक है। ये सुप्रीम गवर्निंग बॉडी होगी, क्या होगी ये, सुप्रीम गवर्निंग बॉडी। तो यहां लिख लीजिए सुप्रीम गवर्निंग बॉडी, सुप्रीम गवर्निंग बॉडी। इट वॉज सुप्रीम गवर्निंग बॉडी विद कंपनीज डायरेक्टर एंड प्रोप्राइटर्स सबॉर्डिनेट होंगे इनके, ठीक है। तो यहां पर कौन होगा, कंपनी के डायरेक्टर होंगे, विद कंपनीज डायरेक्टर, कंपनी के डायरेक्टर होंगे। और इनका सबॉर्डिनेट कौन होगा,
सबऑर्डिनेट होगा प्रोप्राइटर्स। क्लियर है? एक बार फिर से देखते हैं पॉइंट को, थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो दैट इज वाई दोबारा देखना बनता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सेटअप एंड कंपोजिशन किस तरीके से होगा? एक्ट ने एम्पावर किया क्राउन को कि भाई तुम 6 कमिश्नर्स जो है वो इंडिया के अफेयर्स को देखने के लिए बैठा सकते हो। इन 6 कमिश्नर्स में से 6 कमिश्नर प्रिवी काउंसिल से होंगे। प्रिवी काउंसिल में से इसमें किस तरीके से हम मेंबर्स को अलोकेट करेंगे? फर्स्ट होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दूसरा है चांसलर, एक चांसलर होगा, 4 अदर मेंबर्स होंगे। ठीक है, और इसको सुप्रीम गवर्निंग बॉडी कहा गया विद कंपनीज डायरेक्टर्स। इसके सबऑर्डिनेट कौन होगा? प्रोप्राइटर्स, जिसको हमने कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था। ठीक है, तो ये हमारा है फर्स्ट पॉइंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सेटअप एंड कंपोजिशन। नाउ नेक्स्ट है पावर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक्ट ने एम्पावर किया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कि सुप्रीटेंड कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है सभी एक्ट। तो आप यहां लिख लीजिए पावर्स क्या क्या है। सुप्रीटेंड कर सकते हैं, देन डायरेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं सभी एक्ट को, ऑल एक्ट। ठीक है, ऑल एक्ट। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग बात करें इसमें और क्या फर्दर बातें की जा रही हैं। ऑपरेशंस एंड कंसर्न विच इन एनी वे रिलेटेड टू सिविल, मिलिट्री, गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफ ब्रिटिश पोजीशन इन ईस्ट इंडीज। तो सिविल या मिलिट्री से रिलेटेड जितना भी सारी चीजें होंगी, या रेवेन्यू से रिलेटेड, मिलिट्री, गवर्नमेंट या सिविल से रिलेटेड या रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी मैटर होगा वो सभी मैटर यहाँ पर ये लोग देखेंगे। राइट, द डायरेक्टर्स वर bound to supply any information which the board might require. The boards ordinarily issued order and instruction through the court of director, but if it liked, it could get its secret order dispatched to India directly. In short, the board was armed with full powers under the company affairs. The quorum necessary for a meeting of board was fixed at 3. तो यहाँ पर कोरम की बात की गई, अगर कोई मीटिंग होगा तो कोरम कितना होगा? कोरम 3 मेंबर्स का होगा। मैं सेकेंड पॉइंट का एक्सटेंशन यहां पर ले रही हूं। बेटर टू राइट हेयर ओनली। तो एक काम करते हैं, मैं सेकेंड पॉइंट का एक्सटेंडेड यहां पर लिख रही हूं। सेकेंड पॉइंट में हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं, पहला तो इनका क्या रोल होगा, रोल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। देन रोल के अलावा कोरम की बात यहां पर की जा रही है। तो कोरम कितने मेंबर्स का होगा? कोरम 3 मेंबर्स का होगा। देखो मैं आपको एक बात बहुत सीधी बता रही हूं कि यहां पर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के डायरेक्टर्स होंगे वो ऑर्डर करेंगे, इशू करेंगे ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस इशू करेंगे। ठीक है, अफेयर्स ऑफ द कंपनी के लिए। नाउ कोरम, अगर कोई मीटिंग होगी तो मीटिंग को इनिशिएट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं कि मीटिंग का डिस्कशन हम लोग शुरू कर सकें। तो उसकी एक लिमिट होती है, वो लिमिट कितनी सेट कर दी गई? 3। ठीक है, वो लिमिट 3 सेट कर दी गई। द मीटिंग वॉज टू बी प्रेसाइडेड बाय चांसलर। तो मीटिंग कौन प्रेसाइड करेगा? मीटिंग में प्रेसाइड करेगा चांसलर। मीटिंग प्रेसाइडेड बाय चांसलर, साथ साथ नोट करिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मीटिंग प्रेसाइडेड बाय चांसलर, मीटिंग प्रेसाइडेड बाय चांसलर। मान लीजिए चांसलर नहीं है तो अब कौन आएगा? चांसलर अगर नहीं है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आएगा। ठीक है, फिर आएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, बट बोथ दीज पर्सन्स वर टू बिजी टू स्पेयर टाइम फॉर द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नेचुरली द सीनियर मोस्ट पर्सन, मान लीजिए अगर दोनों लोग बिजी हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बिजी है, चांसलर भी बिजी है, तो अब जो बाकी के मेंबर है ना, ये 4 अदर मेंबर्स, ये 4 अदर मेंबर्स अब पिक्चर में आएंगे। अब ये सामने आएंगे, तो जब ये सामने आएंगे तो इसमें से सीनियर मोस्ट मेंबर जो होगा, सीनियर मोस्ट मेंबर, वो फिर प्रिसाइड करेगा मीटिंग। ठीक है, वो मीटिंग को प्रिसाइड करेगा और बोर्ड के प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करेगा। एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड। ठीक है, एक्ट एज
प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड। डन। फिर से देखिए एक बार फिर से देखिए, यहां गड़बड़ होने के चांसेस हैं, तो एक बार फिर से देखना है, एक बार पूरा पॉइंट कवर कर लेते हैं। इन ड्यू कोर्स द अदर 3 मेंबर्स आल्सो बिकेम इनएक्टिव बिकॉज दे हैड नो अर्ज टू अटेंड द मीटिंग। तो इस केस में जो बाकी के 3 मेंबर्स हैं वो उनको कोई जरूरत नहीं है कि वो मीटिंग अटेंड करें, तो वो फ्री रह सकते हैं। ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड इवेंचुअली बिगेन टू डिस्चार्ज ऑल द फंक्शन। तो जो बोर्ड का प्रेसिडेंट होगा, इन लोगों में से कोई भी जो बना होगा, वो सभी फंक्शंस को डिस्चार्ज करेगा ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल सिंगल हैंडेड, अकेला ही वो हैंडल करेगा, सभी फंक्शंस डिस्चार्ज करेगा। ठीक है। फिर दोबारा से मैं आपको एक बार पॉइंट रिमाइंड करवा रही हूँ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पावर सुप्रिटेंड करेगा, डायरेक्ट करेगा, कंट्रोल करेगा सभी एक्ट। ठीक है। वो सभी एक्ट सिविल, मिलिट्री या रेवेन्यू से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है। डन है। नाउ रोल्स की हमने बात कर ली, अब कोरम की बात करें तो कोरम 3 मेंबर्स का सेट कर दिया गया है। मीटिंग शुरुआत करने के लिए 3 मेंबर भी इनफ है। ठीक है। मीटिंग को प्रेसाइड कौन करेगा? मीटिंग प्रेसाइडेड बाय चांसलर। तो मीटिंग चांसलर प्रेसाइड करेगा। इसकी एब्सेंस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्रेसाइड करेगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं होता तो 4 जो मेंबर बचे हैं उनमें से सीनियर मोस्ट मेंबर जो होगा वो सीनियर मोस्ट मेंबर एक्ट करेगा एज प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड। नाउ नेक्स्ट हमारा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रोसीजर। आप लोगों का अगर कोई पॉइंट रह गया है कुछ नोट करने के लिए तो आप लोग नोट करते रहिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रोसीजर। देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रोसीजर किस तरीके से रहेगा। द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल हेल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ किंग। तो ये कब तक हेल्ड करेंगे ऑफिस? ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ किंग, ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ किंग। ठीक है। ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ किंग हेल्ड करेंगे ऑफिस। डन। नाउ नेक्स्ट अब हम बात करें इसमें, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक्टेड एज चेयरमैन ऑफ बोर्ड। तो यहां पर कौन एक्ट करेगा एज चेयरमैन? मैं इसको रिमूव कर रही हूं क्योंकि 3rd पॉइंट अब हम लोगों को यहीं पर ही लिखना है जो हमारे पास स्पेस फ्री है। इस पॉइंट की भी अब कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इसको भी मैं रिमूव कर रही हूं। नाउ अब हमारे पास बातें आ रही हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रोसीजर किस तरीके से है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रोसीजर में हमने देखा कि ये हेल्ड करेगा ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ किंग। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ किंग हेल्ड करेगा ऑफिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जितने भी मेंबर्स होंगे। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक्टेड एज चेयरमैन। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहां पर क्या एक्ट करेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक्टेड एज चेयरमैन, एक्टेड एज चेयरमैन। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक्ट करेगा एज चेयरमैन एंड ऑफ द बोर्ड एंड ही वाज एंटाइटल्ड टू अ कास्टिंग वोट। और यहां पर इसको क्या मिलेगा? कास्टिंग वोट मिल जाएगा एक। ठीक है। यहां पर इसको मिल जाएगा कास्टिंग वोट। नाउ कास्टिंग वोट जब मिलेगा इफ मेंबर्स वर डिवाइडेड इक्वली इन एनी इशू। अगर मेंबर्स इक्वली किसी इशू पर डिवाइड हो जाते हैं तो उस केस में बोर्ड हैड नो इनिशिएटिंग पावर। तो बोर्ड के पास कोई इनिशिएटिंग पावर नहीं होता। I'm sorry. Under the act, all appointment were to be made by the court of director. तो यहाँ पर कास्टिंग वोट मिल जाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और इसके अलावा सभी अपॉइंटमेंट कौन हेल्ड करेगा? वर टू बी मेड बाय, अपॉइंटमेंट वर टू बी मेड बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पावर ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। पावर ऑफ डायरेक्टर, द डायरेक्टर कंटिन्यू टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट। अभी अभी हमने पढ़ा कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट करने का पावर किसके पास है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास। तो अपॉइंट करने का पावर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास है। कंपनी सर्वेंट एंड ऑल्सो टू लुक आफ्टर द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। और साथ ही साथ ये लोग क्या करेंगे? कमर्शियल इंटरेस्ट देखेंगे, कमर्शियल इंटरेस्ट देखेंगे कंपनी का, कमर्शियल इंटरेस्ट कंपनी का देखेंगे। अलॉन्ग विद इट द एक्ट हाउएवर एम्पावर्ड द क्राउन टू रिकॉल एनी ऑफिसर ऑफ कंपनी। और एक्ट ने एम्पावर किया क्राउन को कि तुम ऑफिस किसी भी, जो भी इंडिया में कंपनी का कोई ऑफिसर वर्क कर रहा है उसको तुम वापस बुला सकते हो। राइट।
इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ डायरेक्टर टू अपील टू द किंग इन काउंसिल। अब यहां पर एक राइट भी दे दिया, किस चीज का? अपील का राइट है, ये लोग अपील कर सकते हैं। अपील कहां करेंगे? किंग इन काउंसिल के पास, किंग इन काउंसिल के पास, किंग इन काउंसिल के पास अपील करने का राइट है इनको, ठीक है। किंग इन काउंसिल अगेंस्ट एनी एनक्रोचमेंट बाय द बोर्ड ऑन कंपनीज कमर्शियल प्रिविलेजेस, ठीक है। तो यहां पर अपील करने का राइट भी इनको मिल गया है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करें एस्टैब्लिशमेंट स्पेशल कोर्ट्स की। स्पेशल कोर्ट्स की एस्टैब्लिशमेंट क्यों की जानी चाहिए? देखिए, स्पेशल कोर्ट्स की एस्टैब्लिशमेंट इसीलिए की जानी चाहिए कि जो ऑफेंसेस कमिट किए जा रहे हैं बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया, इंडिया में ब्रिटिशर्स अगर कोई ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स इंडिया में कोई भी ऑफेंस कमिट कर रहे हैं तो इन ऑफेंस को ट्राई किया जाएगा थ्रू स्पेशल कोर्ट्स, थ्रू स्पेशल कोर्ट्स, ठीक है। और ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि इनको प्रेजेंट्स और गिफ्ट्स एक्सेप्ट करने के लिए मना किया गया था कंपनी के सभी सर्वेंट्स को और ऑफिसर को। अगर मना करने के बावजूद भी ऐसा किया जाता है और पाया जाता है तो ब्रिटिशर्स ने अगर कोई भी इस तरीके का ऑफेंस कमिट किया इंडिया के अंदर में, तो उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट सेटअप किया गया। वो स्पेशल कोर्ट उस पीपल से या उस डायरेक्टर से, उस ऑफिसर से डील करेगा, ठीक है। सो ये पॉइंट है हमारा यहाँ पर है। नाउ नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गवर्नर्स काउंसिल इन बॉम्बे एंड मद्रास। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप अ काउंसिल इन ईच प्रेसिडेंसीज टू असिस्ट द गवर्नर विद कमांडर इन चीफ as one of its 3 members. The member of Governor's Council were to be appointed by directors but could be recalled or removed by Crown. तो यहाँ पर ये कहा गया है कि establishment of Governor's Council in Bombay and Madras, तो यहाँ पर एक्ट ने प्रोवाइड किया था सेटअप अ काउंसिल इन ईच प्रेसिडेंसी। तो हर एक प्रेसिडेंसी में एक काउंसिल सेटअप होना चाहिए, ईच प्रेसिडेंसी में एक काउंसिल सेटअप होना चाहिए, ठीक है। to assist governor with commander in chief as one of its 3 members. The member of governor's council were to be appointed by director. और member कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर्स काउंसिल के डायरेक्टर्स। इनको अपॉइंट कौन करेगा? मेंबर्स को अपॉइंट करेगा डायरेक्टर, मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर्स, और क्राउन इनको कभी भी रिकॉल कर सकता है या रिमूव कर सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है डबल गवर्नमेंट इन इंग्लैंड। द सिस्टम thus evolved came to be known dual या डबल गवर्नमेंट। इंडियन अफेयर्स इन इंग्लैंड came to be managed by 2 independent authorities, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसीलिए डुअल गवर्नमेंट कहा गया, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लीजिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सेकेंड वन इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बहुत सीधे शब्दों में ये 2 अथॉरिटीज बैठाई थी, दैट वाज द रीजन कि इसको हमने क्या कहा? डबल गवर्नमेंट इन इंग्लैंड, ठीक है। Done. The board of control and court of director. The director who under the act had been given an inferior position. तो directors को क्या दिया गया है यहाँ पर? inferior position दिया गया। Still retain direct control over commercial activities of the company and appointment of company's servant. अब कंपनी के सर्वेंट को अपॉइंट कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग पिछले पॉइंट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स में देखेंगे ये लोग और क्या करेंगे? डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट करेंगे, ये इनका बेसिक वर्क होगा। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑन अदर हैंड वाज देयर टू रिवाइज एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर डूइंग ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेंगे? इनके वर्क को चेक करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, ठीक है। डन। तो ये डुअल गवर्नमेंट इसीलिए कहा गया। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी ऑफ सीक्रेसी। 24 डायरेक्टर्स होंगे टोटल देयर विल बी 24 डायरेक्टर्स, जिसमें से 3 डायरेक्टर की एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसको अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी ऑफ सीक्रेसी कहा जाएगा, कमेटी ऑफ सीक्रेसी कहा जाएगा। ये सीक्रेसी वाले जो डायरेक्टर होंगे, अगर इंग्लैंड से कोई भी सीक्रेट ऑर्डर इशू करना है या इंस्ट्रक्शन देना है जो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को पता होना चाहिए, तो वो कहां पर जाएगा? जो सीक्रेसी कमेटी होगी उसके डायरेक्टर्स के पास जाएगा। बाकी के जो 21 डायरेक्टर होंगे इनको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं होगा। बात समझ आ रही है? आप पॉइंट रीड करेंगे तो सेम यही बातें लिखी हुई है। देखिए, एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ सीक्रेसी कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 out of
24 डायरेक्टर ऑफ कंपनी। ऑर्डिनरली बोर्ड ऑफ कंट्रोल सेंड ऑल इट्स ऑर्डर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल सभी ऑर्डर्स जो हैं वो भेजेंगे और इंस्ट्रक्शन इंडिया में थ्रू डायरेक्टर। बट अगर उनकी इंटेंशन डायरेक्टली ऑफिसर्स को कम्युनिकेट करना है इंडिया में, तो वो क्या करेंगे, सीक्रेट ऑर्डर सीक्रेसी कमेटी के थ्रू भेजेंगे, ठीक है, विच वॉज टू सेंड देम टू इंडिया विदाउट डिस्क्लोजिंग द कॉन्टेंट टू अदर डायरेक्टर्स। डन है, तो ये हमारा 8th पॉइंट भी हो गया है। नाउ नेक्स्ट बात करें रिडक्शन इन स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। रिडक्शन इन स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल में द गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर्मरली कंसिस्टेड ऑफ 4 मेंबर हुज मेजॉरिटी ओपिनियन वाज बाइंडिंग ऑन गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसमें 4 मेंबर्स होंगे, इसमें टोटल 4 मेंबर्स होंगे, राइट। और ये सभी 4 मेंबर्स जो हैं इनका जो डिसीजन ओपिनियन मेजॉरिटी ओपिनियन होगा वो बाउंड करेगा गवर्नर जनरल को, राइट। तो मेजॉरिटी ओपिनियन जो होगा, मेजॉरिटी ओपिनियन ये बाउंड करेगा किसको, गवर्नर जनरल को। ये हमने प्रीवियस एक्ट में पढ़ा था, ठीक है। द एक्ट रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 3। अब यहाँ ये 4 मेंबर को हटा करके इन्होंने क्या कर दिया है, 3 मेंबर्स कर दिया है, बस इतना सा चेंज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सो दैट even if governor general had the support of 1 member of council, he in light with the use of casting vote। ये कह रहे हैं कि 4 से हटा करके 3 मेंबर कर दिया, 3 मेंबर कर दिया, तो अब यहाँ पर कोई भी अगर डिसीजन कंक्लूड नहीं हो रहा तो उस केस में गवर्नर जनरल अपना एक कास्टिंग वोट यूज कर सकता है। तो गवर्नर जनरल को यहाँ पर इन शॉर्ट इनके साथ में क्या मिल गया, कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट गवर्नर जनरल को मिल गया, ठीक है। तो रिडक्शन इन स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। नाउ नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है देखते हैं एक बार। फॉरबिडन, या एक काम करते हैं पहले ये वाला पॉइंट देखते हैं, कंट्रोल, गवर्नर जनरल कंट्रोल ओवर प्रेसिडेंसीज मेड इट रियल। पहले गवर्नर जनरल के कंट्रोल की बात की जा रही थी बट एक्चुअल में हो नहीं रहा था। तो यहाँ although the government of Madras and Bombay were required under regulating act to seek the previous permission of Bengal government। तो यहाँ पर पहले क्या करना पड़ता था, सीख करनी थी पड़ती थी परमिशन बंगाल की, कुछ भी काम करने से पहले सीक परमिशन ऑफ बंगाल गवर्नमेंट, ऑफ बंगाल गवर्नमेंट, राइट। बंगाल गवर्नमेंट की परमिशन यहां पर ली जाया करती थी फॉर एंटरिंग इनटू एनी अलायंस और वॉर विद एनी नेटिव स्टेट। कोई भी वॉर करना है या कोई अलायंस करना है तो उसके लिए पहले परमिशन किसकी लेनी होती थी, बंगाल गवर्नमेंट की, ठीक है। लेकिन बाद में इसको प्रेसिडेंसीज का जो गवर्नर जनरल का कंट्रोल था प्रेसिडेंसीज के ऊपर उसको रियल बना दिया गया, राइट। दे ऑन द प्ली ऑफ इमरजेंसी हैड बीन डिसरिगार्डिंग और साइड ट्रैकिंग द अथॉरिटी ऑफ गवर्नर जनरल। तो इस एक्ट के थ्रू इन्होंने क्या किया, साइड ट्रैकिंग कर दिया और इसको रिमूव कर दिया कि अब ये कह दिया कि गवर्नर जनरल कंट्रोल कर सकता है प्रेसिडेंसीज के ऊपर में, और इसको एक्चुअल में इन्होंने रियलिटी में भी ला दिया है, पहले सिर्फ कहने के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंपनी वॉज फॉरबिडन टू परस्यू, कंपनी वॉज फॉरबिडन टू परस्यू न्यू कॉन्क्वेस्ट। देखिए, द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। पहली बार कॉन्क्वेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को हमें रिमूव करना पड़ेगा। पहली बार इंडिया में क्या कहा गया, कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। लेकिन आगे चल करके ये कह दिया इन्होंने कि इस तरीके की कोई हरकत आगे नहीं होनी चाहिए। द कंपनी वॉज डायरेक्टेड टू पुट हर हाउस इन ऑर्डर एंड टू रीट्रेंच द सरप्लस स्टाफ। इट वॉज ऑल्सो आस्क्ड टू डेसिस्ट फ्रॉम परस्यूइंग स्कीम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ डोमिनियन इन इंडिया, ठीक है। तो पहली बार ब्रिटिश जो कंपनी थी उसको ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कह दिया गया, कंपनी की जो टेरिटरी थी उसको ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कह दिया गया। लेकिन फर्दर ये कहा गया कि इस तरीके के जो डोमिनियन है या आप जो एंटर कर रहे हैं कहीं पर भी,
या किसी भी टेरिटरी को अपना नाम दे रहे हैं तो उसको आप ध्यान रखिएगा कि वो स्कीम्स के और रेस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है प्रोसीजर ऑफ, लास्ट हमारा पॉइंट है द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वॉज फ्रीड फ्रॉम अनडिजायरेबल कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। ये हमने यहाँ पर लिखा है अनडिजायरेबल कंट्रोल से फ्री हो जाएंगे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वॉज फ्रीड फ्रॉम अनडिजायरेबल कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। इस पॉइंट में कुछ ऐसा नहीं है क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से सबऑर्डिनेट होंगे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, बिकॉज दीज आर सबऑर्डिनेट। ये क्या है? सबऑर्डिनेट है किसके? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सबऑर्डिनेट है ये। तो जो इंफीरियर बॉडी है उसका कोई अनडिजायरेबल कंट्रोल नहीं होना चाहिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर। क्लियर है? ओके, तो चलिए एक काम करते हैं हम लोग, जरा जल्दी से मैं आपको टोटल 12 पॉइंट्स जो आपके हैं वो मैं एक बार एक सिंगल स्क्रीन पर आपको दिखा देती हूं। ये लो जी, सिंगल स्क्रीन पर मैंने आपके 12 पॉइंट्स लिख दिए हैं। किसी का कुछ रह गया है तो नोट कर लीजिए साथ साथ में, अदरवाइज मैंने आप लोगों को नोट करवाया है। इंपॉर्टेंस ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इंपॉर्टेंस में हम लोग ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस यहाँ पर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा पावर दिया गया था, है ना, और सुप्रीम कोर्ट को पावर देने के साथ साथ कंपनी की टेरिटरी की बातें यहाँ पर हुई थी कि कंपनी की टेरिटरी जो है वो फर्दर अगर कोई एक्सटेंड करता है तो वो स्कीम और रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए डोमिनियन इन इंडिया में, राइट, एक्सटेंशन ऑफ डोमिनियन इन इंडिया। नाउ ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया फर्स्ट टाइम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सुपरिटेंडेंस पावर दिया गया था इनको कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट की पावर दी गई थी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ये बताती हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर इतना कुछ आया था। सुप्रीम कोर्ट को भी जो प्रोविंशियल कोर्ट के साथ में प्रीवियस रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को यहाँ पर दूर करने जाने की कोशिश की गई और दोनों का जो जुरिस्डिक्शन है, एरिया है, उसको डिवाइड किया गया, ठीक है। सो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आया है और आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करने से पहले इतना ध्यान दे दीजिए कि आपको मैंने किस तरीके से लर्न करवाया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल 3 टाइम्स लिखना है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 1 बार लिखना है, एस्टैब्लिशमेंट 2 बार, डबल गवर्नमेंट, अपॉइंटमेंट, रिडक्शन, फॉरबिडन, कंट्रोल, अनडिजायरेबल कंट्रोल, ठीक है। तो आपका 3 टाइम्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, 1 बार पावर है, 2 बार एस्टैब्लिशमेंट है, देन 2 टाइम्स आपका कंट्रोल है। इसके अलावा फॉरबिडन, रिडक्शन, अपॉइंटमेंट, डुअल गवर्नमेंट, बस खत्म। इतनी सी कहानी थी। इन सभी कहानी के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट आपका पूरा का पूरा डिजाइन हो गया और आपको ये पिट्स इंडिया एक्ट लर्न भी हो जाएगा। ये मेरी आप लोगों का अश्योरेंस है इस क्लास के बाद। तो वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, हो सकता है उन लोगों की भी मदद हो जाए, है ना। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए मेरे साथ में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।